हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 22 और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बोरोवर्स के बारे में। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर को डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि पीपीपी के पेपर के अंदर कम से कम आपके 50 नंबर आ पाए और आप पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओ। तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे आप जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जीआईबी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरी बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो दिए गए लिंक के ऊपर जाइए और ये ई बुक्स आपको मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो देखो, एक बैंक जो है बहुत सारे कस्टमर्स को लोन्स देता है, ठीक है। जैसे कि इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, एचयूएफ कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज, ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एलएलपी। तो इस लेक्चर के अंदर हम इनके बारे में ही डिटेल में जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम करेंगे इंडिविजुअल से। अब ये इंडिविजुअल कौन होता है? तो देखो, अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ लोन लेने के लिए, ठीक है, तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ। अगर आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए, ठीक है, तो आप एक इंडिविजुअल हो। एक बैंक जो है वो इंडिविजुअल को बहुत सारे लोन जो है वो ऑफर करता है, जैसे कि होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, आपका यहाँ पर एजुकेशन लोन हो गया, ठीक है। बस कंडीशन क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, साथ ही साथ माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी जो एज है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बैंक जब इंडिविजुअल को लोन देता है तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा रेगुलेट की जाती है। अब माइनर इंडिविजुअल कौन होता है? तो देखो, अगर कोई पर्सन है उसकी जो एज है वो 18 साल से कम है तो वो एक माइनर होता है, ठीक है। और माइनर के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए नॉर्मली जो बैंक है वो माइनर को लोन नहीं देता है, ठीक है। पर अगर नेसेसिटीज की बात है, मतलब कि वो जो लोन है वो माइनर की लाइफ के लिए जरूरी है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन लोन हो गया है ना, तो पढ़ाई तो हर किसी के लिए जरूरी होती है ना, तो उस केस में माइनर को लोन दिया जा सकता है। पर अगर माइनर डिफॉल्ट कर देगा तो जो बैंक है वो माइनर के ऊपर केस नहीं कर सकता है ना, लोन को रिकवर करने के लिए, बल्कि वो माइनर की जो प्रॉपर्टी है, स्टेट है, उससे अपने लोन को रिकवर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नोट ऑफ साउंड माइंड। देखो, अगर एक पर्सन है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म एंड कंडीशंस है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, ठीक है, और रैशनल जजमेंट नहीं कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए सही है या फिर गलत है, तो वो अनसाउंड माइंड का माना जाता है, ठीक है। और उसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वॉइड होता है। उसके बाद अगर कोई डिसक्वालिफाइड पर्सन है, यानी कि लॉ ने उसको डिसक्वालीफाई कर दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो, जैसे कि इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है ना। तो बैंक जो है वो किसी इंसॉल्वेंट पर्सन को लोन नहीं दे सकता, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। ये बेसिकली एक बिजनेस होती है। क्या होती है? बिजनेस होती है, ठीक है। ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको एक सिंगल पर्सन जो है वो रन करता है, एक सिंगल पर्सन जो है वो ओन करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक राम नाम का पर्सन था, ठीक है, उसने एक एबीसी नाम की एंटिटी जो है वो स्टैब्लिश की, है ना, ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, ठीक है। अब राम ही इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, राम ही इस कंपनी की सारी एसेट्स को ओन कर रहा है, और जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो सारा का सारा राम के पास जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बिजनेस एंटिटी है इसको हम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कहेंगे, और ये जो राम राम है इसको हम प्रोप्राइटर कहेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो ओन करता है ना। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल है तो एक बैंक जब भी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को लोन देती है तो ऐसा लगता है कि एक इंडिविजुअल को लोन दिया जा रहा है, यानी कि इंडिविजुअल के रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ठीक है। अब जब एक बैंक लोन देता है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को तो सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या होता है? चैलेंज ये होता है
कि जो इंडिविजुअल है उसके पर्सनल अकाउंट्स और बिजनेस अकाउंट्स उसमें सेपरेशन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लॉ की नजर में प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म एक ही पर्सन होता है, ठीक है। तो इसके पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट इनमें डिफरेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, समझ ही में नहीं आता है कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है और कौन सा बिजनेस अकाउंट है। प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब कि मान लीजिए एक कंपनी है, इसके ऊपर 100 करोड़ रुपए का कर्जा है, तो ये 100 करोड़ रुपए का कर्जा राम के ऊपर है, वो उसे वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो गवर्न होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा। अब बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म की। देखो, अगर दो लोग या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म होती है। जैसे मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है, दोनों ने साथ में मिलकर यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया है, दोनों ने डिसाइड किया है कि दोनों साथ में पैसा लगाएंगे, रिस्क को शेयर करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे और एसेट्स को ओन करेंगे, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म है। इंडिया के अंदर जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो गवर्न होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा, ठीक है। दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर एग्री करते हैं कि वो यहाँ पर बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ठीक है, तब जाकर पार्टनरशिप फॉर्म इस्टेब्लिश होती है। पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स एक ही पर्सन होते हैं लॉ की नजर में। मतलब मान लीजिए इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक एंटिटी बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने राम श्याम इंटरप्राइजेस, है ना। तो लॉ की नजर में ये राम श्याम इंटरप्राइजेस और राम और श्याम एक ही पर्सन है, ठीक है, कोई डिफरेंस जो है वो नहीं है। इसीलिए जो पार्टनर्स हैं वो कलेक्टिवली बिजनेस को मैनेज करते हैं और बिजनेस के डेट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन 18 है वो कहता है कि जो पार्टनर है वो फॉर्म का और बाकी पार्टनर्स का एजेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका राम एंड सन्स राम श्याम इंटरप्राइजेस है, तो जो राम है ना, वो इसका भी एजेंट है और इसका भी एजेंट है, यानी कि अगर ये कोई काम करेगा अपने अथॉरिटी के अंदर रहकर, है ना, तो उसके लिए श्याम भी रिस्पॉन्सिबल होगा और ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। और जितने भी डीलिंग्स यहाँ पर होती हैं पार्टनरशिप फॉर्म के साथ वो गवर्न की जाती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा। अब बैंक को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है जब वो पार्टनरशिप फॉर्म को लोन देते हैं? सबसे पहले तो जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। देखो, वैसे तो इंडिया के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है, पर जो बैंक है वो जनरली प्रेफर करते हैं कि वो रजिस्टर्ड फॉर्म को ही लोन दे, अनरजिस्टर्ड फॉर्म को वो लोन नहीं देती है, ठीक है। उसके बाद बैंक को पार्टनरशिप डीड यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, ठीक है, ताकि अगर कोई ऐसी प्रोविजन हो जो कि लोन की रिपेमेंट को खतरे में डाले, उसका पहले ही पता लगाकर उसका समाधान किया जाए। जैसे अगर लोन एग्रीमेंट के अंदर लिखा हो कि भाई पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म की किसी भी एसेट को गिरवी नहीं रख सकता है बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो बैंक को इसके बारे में पहले ही पता चल जाता है अगर वो पार्टनरशिप डीड को अच्छे तरीके से पढ़ती है तो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पार्टनर जो है वो लिमिटेड कंपनी है, जैसे मान लीजिए दो दो पार्टनर है, एक ए और एक एबीसी कंपनी, है ना, इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया है, तो इस केस में अगर बैंक से लोन लिया जाता है, ठीक है, और कोई भी एसेट बैंक के पास गिरवी रखी जाती है, तो उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट किया जाता है बैंक के द्वारा, चाहे वो हाइपोथिकेशन है चाहे वो प्लेज है, उसको आरओसी के अंदर रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर बॉर्बर है वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कौन है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको हम शॉर्ट में एचयूएफ कहते हैं। तो ये बेसिकली एक फैमिली बिजनेस होता है जिसको एक हिंदू फैमिली जो है वो रन करती है, ठीक है। अब जब मैं हिंदू फैमिली कह रहा हूँ तो इसके अंदर हिंदू तो आता ही है, साथ के साथ जैन सिख बुद्धिस्ट लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। अब ये ना बहुत ही अनोखा एक बिजनेस है ना। इसमें क्या होता है कि आप जैसे ही हिंदू फैमिली के अंदर जन्म लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली इस बिजनेस के पार्ट बन जाते हो। आपको अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक हिंदू फैमिली है, ठीक है, ये यहाँ पे हिंदू फैमिली है, तो मान लीजिए इनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है मान लीजिए राम, है ना। तो ये जैसे ही पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेस का पार्ट बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, कोई एग्रीमेंट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस इनहेरिटेबल होता है, जैसे मान लीजिए ये सबसे सीनियर बंदा है ना, तो अगर इसकी डेथ हो जाती है तो इसका जो बिजनेस है वो लीगल हायर्स को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, लीगल हायर्स को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और एचएफ के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम को पार्टनर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कौन है? को पार्टनर्स है। और जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, जैसे ये सीनियर मोस्ट मेंबर है, ये होता है कर्ता, और इसका काम होता है फैमिली प्रॉपर्टी बिजनेस को मैनेज करना, यानी कि ये एक तरीके से मैनेजर होता है बिजनेस का, ठीक है। कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि एचएफ के जितने भी लोन्स हैं उसके लिए कर्ता जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, सभी लोन्स के लिए।
पर जो को पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है ना। मतलब को पार्टनर की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जितनी फैमिली प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा है ना उतना ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एचएफ ने लोन लिया है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो ये जो को पार्टनर है, देखो ये करता है, तो ये 1 करोड़ के लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो को पार्टनर्स है, मान लीजिए फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर इसका हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए, ठीक है, तो इसकी लायबिलिटी 10 लाख रुपए ही है। मतलब ये 10 लाख रुपए ही बैंक को वापस करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। अब जो एचएफ है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो वैसे तो देखो कोई एग्रीमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो दो लॉ है एचएफ को जो गवर्न करते हैं इंडिया के अंदर। एक है दया भागा लॉ, ये बंगाल और उसके आसपास के रीजन के अंदर फॉलो किया जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सन होता है ना, उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा कब मिलता है, जब फादर की डेथ हो जाती है, यानी कि बाय सक्सेशन हिस्सा मिलता है। मिताक्षरा लॉ जो है वो दूसरा लॉ है, ये ज्यादातर इंडिया में फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर जो सन है उसको राइट कब मिलता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, बाय बर्थ। जैसे ही वो पैदा हो जाता है तो उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर राइट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर, ओके। अब बैंक जब एचएफ के साथ डीलिंग करता है तो बैंकर को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो बैंक को कर्ता को आइडेंटिफाई करना है कि कर्ता एक्चुअली में है कौन। देखो वैसे तो कोई कोई यहाँ पर प्रोसीजर नहीं होता है कर्ता को अपॉइंट करने का, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो बैंक को क्या करना होता है कि बाकी के जो को पार्टनर्स है उससे डेक्लेरेशन लेना होता है, डेक्लेरेशन लेना होता है जहां पर वो को पार्टनर्स बताते हैं कि उन्होंने किसको कर्ता अपॉइंट किया है। उसके बाद बैंक को ये भी इंश्योर करना है कि जो करता है वो लोन के पैसों को सिर्फ फैमिली बिजनेस के लिए ही यूज करे। जितने भी मेंबर्स हैं है ना, उनसे बैंक लोन अकाउंट के ऊपर साइन करवाता है, जो लोन का डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर साइन करवाता है, ताकि कर्ता के साथ साथ जो बाकी मेंबर्स हैं वो ज्वाइंटली लोन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो। कर्ता अगर लोन वापस नहीं कर रहा है तो इन मेंबर से लोन को रिकवर किया जा सके। और सभी अडल्ट मेंबर्स जो है वो ज्वाइंट और सेवरल लायबिलिटी चूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं लोन के लिए, कि भाई अगर कर्ता लोन वापस नहीं करेगा तो बाकी मेंबर्स जो है वो कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा बोरवर है वो है कंपनी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इंडिया के अंदर जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर कंपनीज को क्रिएट किया जाता है। अब देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग जैसे इसके पास सारे राइट्स हैं। कंपनी जो है उसके पास पूरा राइट है कि वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, ठीक है। तो इसके पास नेचुरल ह्यूमन बीइंग जैसे पावर्स होते हैं। अब देखो जो कंपनी है और उसके जो ऑनर्स है ना, लॉ की नजर में वो अलग अलग है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर एबीसी कंपनी है, मान लीजिए यहाँ पर एबीसी कंपनी है और इसके ऑनर हैं ए बी और सी। तो लॉ की नजर में ये कंपनी अलग है और ये जो ए बी सी मेंबर्स हैं ये अलग है, ठीक है। तो मेंबर्स जो है वो कंपनी से सेपरेट होते हैं। कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन होता है। अगर कंपनी के जो मेंबर्स है ऑनर्स है वो चेंज हो जाए तो इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कंपनी वैसे ही अपना काम करती रहती है, ठीक है। जैसे अगर ए ने अपने शेयर्स एक्स को दे दिया तो अब मेंबर्स कौन हो गए, एक्स बी सी, है ना। तो इसका कंपनी के वर्किंग के ऊपर एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये अपना काम वैसे ही करती रहेगी जैसे ये पहले कर रही थी, क्योंकि इसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है। कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकते हैं और कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी की, तो पहली जो टाइप है वो है प्राइवेट कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी के ऊपर ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको आप फ्रीली किसी को भी ट्रांसफर जो है वो नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिनिमम नंबर है प्राइवेट कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए वो है 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 200, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी है वो यहाँ पर पब्लिक को अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप हमारे शेयर्स को खरीदिए, आप हमारे बॉन्ड्स को खरीदिए। प्राइवेट कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़ती है तो उसे कुछ चुनिंदा लोगों को अपने जो शेयर्स वगैरह हैं वो इशू करने होते हैं। पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, है ना, उसको आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि इसके शेयर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होते हैं। मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए पब्लिक कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए और मैक्सिमम के ऊपर कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक को अपने शेयर्स वगैरह इशू कर सकते हैं फंड रेजिंग करने के लिए, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। उसके बाद बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी की, ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, अगर कोई भी ऐसी कंपनी है ना, जिसका जो शेयर कैपिटल है 51% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो मानी जाती है, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है ना, उसकी कोई सब्सिडरी है तो वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी में जो है वो आती है। तो आपने ये 51% का जो क्राइटेरिया है वो याद रखना है कि अगर गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी के 51% शेयर कैपिटल है
तो वो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1% कंपनी, इसको ना सिर्फ एक सिंगल पर्सन जो है वो रन करता है, ओन करता है। ठीक है, अब ये जो 1% कंपनी है, इसका जो पेड अप कैपिटल है ना, वो 50 लाख से कम होना चाहिए, 50 लाख या उससे कम होना चाहिए। और जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है, वो 2 करोड़ या फिर उससे कम जो है वो होना चाहिए लगातार 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर। अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये 1% कंपनी जो है वो नहीं रहती है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और जो टर्नओवर है, वो लगातार 3 प्रीसीडिंग ईयर्स के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे स्मॉल कंपनी की, तो स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं होगी। और स्मॉल कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है, वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? और उसका जो टर्नओवर है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉरेन कंपनी की बात करें, फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई होती है ना? पर वो इंडिया के अंदर अपना बिज़नेस जो है वो कर रही होती है। यानी कि इंडिया के अंदर उसकी बिज़नेस प्रेज़ेंस है, चाहे डायरेक्टली है, चाहे एजेंट के थ्रू है, और फिज़िकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक वो अपना काम कर रही है। ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर बॉर्बर है, वो है ट्रस्ट। तो पहला आता है प्राइवेट ट्रस्ट। तो जो प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं, वो गवर्न किए जाते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के द्वारा। जो पब्लिक ट्रस्ट है, वो गवर्न किए जाते हैं पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट फॉर हिंदू ट्रस्ट, और WAKF एक्ट फॉर मुस्लिम रिलीजियस ट्रस्ट। अब देखो, ट्रस्ट के अंदर एक ट्रस्टी होता है ना? ट्रस्टी वो पर्सन होता है जो कि यहाँ पर ट्रस्ट को मैनेज करता है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है बेनिफिशियरीज के लिए। ठीक है, ट्रस्टी के जो पावर्स हैं, वो ट्रस्ट डीड के अंदर लिखी होती है। मतलब ट्रस्टी की क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज हैं, वो ट्रस्ट डीड के अंदर मेंशन्ड होती है। और जो बैंकर्स हैं, वो जब भी ट्रस्ट के साथ डीलिंग करते हैं, तो बैंकर को सबसे पहले तो ट्रस्ट की जो लीगल स्टैंडिंग है, वो चेक करनी चाहिए कि वो लीगली क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, और क्या उनको लोन लेने की अथॉरिटी है। कई बार क्या होता है, ट्रस्ट को अगर लोन लेना है, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी होती है। तो क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी से उन्होंने अप्रूवल वगैरह लिया हुआ है, ये चीज बैंक को चेक करनी है, उसके बाद बैंक को लोन देना है। नेक्स्ट जो बॉर्बर है, वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो, ये एक तरह की पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना? पर यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। देखो, जो नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उसके अंदर जो पार्टनर्स हैं, है ना, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वो पार्टनरशिप फॉर्म के सभी डेट्स के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कुछ मेंबर्स या फिर सारे मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, पहले से ही फिक्स होती है। ठीक है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के द्वारा। ठीक है, और इसके अंदर ही इसको फॉर्म किया जाता है। LLP को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास करवाई जाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है ना? और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने पार्टनर से। पार्टनर्स अलग हैं, जैसे कंपनी में था ना कि मेंबर्स अलग थे, कंपनी अलग थी, ऐसे ही पार्टनर्स अलग है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म अलग है। और इसके पास भी परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कि अगर पार्टनर्स चेंज होते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है, वो अपना काम वैसे ही करती रहती है जैसे वो कर रही थी। ठीक है, और मिनिमम 2 पार्टनर्स होना ज़रूरी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, अब ये जो पार्टनर्स हैं, वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने ज़रूरी हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म के मैनेजर होते हैं, और इनमें से एक जो पार्टनर है, वो इंडिया का रेज़िडेंट होना चाहिए कंपल्सरी। तो ये हमारा टॉपिक था, टाइप्स ऑफ बॉर्बर्स। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब जो-जो चीज़ें हमने पढ़ी है, उसका एक समरी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर हिंदू इंडिविजुअल। ठीक है, तो एक बैंक जो है वो इंडिविजुअल को लोन देता है, बस इंडिविजुअल साउंड माइंड का होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की बात करें, तो एक सिंगल इंडिविजुअल इसको ओन करता है। ठीक है, और जब हम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को लोन देते हैं, तो लगता है कि हमने इंडिविजुअल को लोन दे दिया है। प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी होती है, वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें, तो ये गवर्न होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। पार्टनर जो है वो आपस में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ठीक है, और कलेक्टिवली लाइबल होते हैं। पार्टनर जो है फॉर्म के एजेंट के तौर पे काम करता है, और बाकी पार्टनर्स के एजेंट के तौर पे भी काम करता है। एचएफ की बात करें, तो इसको मैनेज किया जाता है कर्ता के द्वारा, और कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। को पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है, वो लिमिटेड होती है। ठीक है, कंपनी की बात करें, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके पास परपेचुअल सक्सेशन होती है। ये प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, उसके ऊपर भी केस हो सकता है। मेजर फॉर्म्स की बात करें, तो प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, ओपीसी, स्मॉल, फॉरेन,
होल्डिंग सब्सिडरी, ठीक है। देखो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही होती है। जैसे मान लीजिए एक एबीसी कंपनी है ना, उसके पास एक्स कंपनी के 51% शेयर्स हैं। ये इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं और जॉब से निकाल भी सकते हैं। तो ये क्या है, आपका होल्डिंग कंपनी है, और ये क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। ट्रस्ट को मैनेज करते हैं ट्रस्टी एज पर ट्रस्ट डीड। और बैंक जो है वो लीगल स्टैंडिंग जो है वो वेरीफाई करेगा लोन देने से पहले, और बोर्विंग अथॉरिटी भी चेक करेगा, तभी वो ट्रस्ट को लोन देगा। एलएलपी, स्मॉल एलएलपी की बात करें तो जो एलएलपी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। और पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, सॉरी, पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। और जो स्मॉल एलएलपी है ना, उनको बेनिफिट क्या मिलता है कि उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस कम फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक इंडिविजुअल है जिसकी एज है 16 साल, ठीक है। वो कमर्शियल बैंक के पास जाता है एजुकेशन लोन लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस और टेक्स्ट बुक्स का खर्चा उठाना था। यानी कि यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भरनी थी और टेक्स्ट बुक खरीदनी थी। तो बैंक ने लोन को अप्रूव कर दिया क्योंकि ये नेसेसिटी का मामला है, ठीक है। तो एक आफ्टर अ ईयर जो इंडिविजुअल है उसने डिफॉल्ट कर दिया, है ना। मतलब उसने वैसे तो देखो क्या होता है एजुकेशन लोन में, आपको मोरेटोरियम पीरियड मिलता है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, ठीक है। तो मान लीजिए कोर्स जो है वो खत्म हो गया है ना, और 1 साल भी पूरा हो गया है। मतलब कोर्स खत्म होने के बाद 1 साल भी कंप्लीट हो चुका है, अब जाकर डिफॉल्ट हुआ है। तो बैंक लीगली अपना जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है वो कैसे रिकवर कर सकती है। पहले तो बैंक क्या करेगी, वो माइनर के ऊपर केस करेगी ताकि उससे सारा पैसा रिकवर किया जा सके। तो ये गलत है, माइनर के ऊपर केस नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो बैंक है वो यहाँ पर मनी रिकवर करेगी माइनर की स्टेट या फिर प्रॉपर्टी से डायरेक्टली, मतलब केस वेस नहीं होगा। माइनर की जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है उससे लोन को, उसको बेचकर लोन की अमाउंट जो है वो रिकवर कर ली जाएगी। या फिर जो बैंक है ना, वो बैंक मैनेजर को बोलेगा कि आप लाइबल हो क्योंकि आपने माइनर के लोन को अप्रूव किया था। या फिर जो लोन अमाउंट है वो लीगली यहाँ पर रिकवर नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनर के साथ किया गया था, और जो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो बैंक है वो जो मनी है वो डायरेक्टली रिकवर कर सकता है माइनर की स्टेट से, प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एचयूएफ के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई हैं, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। उसके बाद देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, कर्ता इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर और फीमेल मेंबर हु मैनेजेस द फैमिली फैमिली प्रॉपर्टी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कर्ता जो है वो फैमिली का मैनेजर होता है। उसके बाद ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड को पार्सन, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम को पार्सन कहते हैं। को पार्सन जो है वो पर्सनली एचयूएफ के सारे के सारे डेट के लिए लाइबल होते हैं। तो ये गलत है क्योंकि को पार्सन की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। यानी कि उनका फैमिली प्रॉपर्टी में जितना शेयर है सिर्फ वो उतने अमाउंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यानी कि उनकी जो पर्सनल एसेट्स हैं जो उन्होंने खुद कमाई है बिजनेस से बाहर रहकर, तो वो प्रोटेक्टेड रहती है। उसके बाद अगर कर्ता की यहाँ पर डेथ हो जाती है तो एचएफ का डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि कर्ता की डेथ हो जाती है तो बिजनेस नेक्स्ट लीगल हायर को पास हो जाता है ना, यहाँ पर डिसोल्यूशन नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये दोनों सही है, ये गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एलएलपी और उसके अकाउंट के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहले देखो, एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने पार्टनर से और इसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद इसके कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और उनमें से एक पार्टनर जो है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर कोई पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का है तो वो यहाँ पर पार्टनर नहीं बन सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो यहाँ पर एलएलपी का एक्टिव पार्टनर बन सकता है, तो ये गलत है, वो पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं बन सकता है। उसके बाद एलएलपी की जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास करवाई जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और एक पार्टनर है जिसने इंसॉल्वेंसी एडजुडिकेशन के लिए अप्लाई किया है और एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, तो ये यहाँ पर जो है नहीं बन सकता है, ये एलएलपी का पार्ट जो है वो नहीं बन सकता है, ठीक है। ओके, मतलब ये भी यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी और छठवीं, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बस ये जो चौथी स्टेटमेंट है ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आप अच्छे तरीके से जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना होगा, edutap.in। वहाँ पर कोर्सेज वाले सेक्शन के ऊपर जेईई कोर्सेज के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप जेईई कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर जेईई के कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, जहां पर आपको 60 लाइव क्लासेस के थ्रू चारों पेपर्स की प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल प्रीवियस क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आप चारों पेपर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको चारों पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाता है। अगर आप किसी इंडिविजुअल पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि आईएफएस, तो आप हमारे आईएफएस के मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको आईएफएस के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाता है। ऐसे ही आपको पीपीपी का मास्टर कोर्स भी मिल जाएगा, एएफएम का भी मिल जाएगा और आरबीडब्ल्यूएम का भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मास्टर कोर्स का डेमो लेना चाहते हो तो आप हमारे 2 डे डेमो मास्टर कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा, तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर भी आप हमें ईमेल वगैरह जो है वो भेज सकते हो। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।